हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब की बार 90 पार साइंस में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग को उत्सर्जन चैप्टर कराने जा रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव होंगे। एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है। जो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, या इनमें से सभी सही है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है अलग अलग, साथ कभी अलग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होते हैं सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल, या इनमें से सभी? तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? बताओ जल्दी। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। रसगुल्ले जल्दी मारो क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। सभी लोग फास्ट आंसर देने का कोशिश करें। चौथा प्रश्न देखते हैं, स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों के शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? इसका जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो यूरिया होगा। क्या होगा? यूरिया होगा। क्या होगा आंसर? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? सिर्फ रेप्टिलिया में, सिर्फ एबीज में, कोको दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फास्ट। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा कोको दोनों में, रेप्टिलिया में भी होता है और एबीज में भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठा प्रश्न, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन है निष्कासन, उत्सर्जन, विसरण, बहिष्करण। क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकृत के भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? VVI क्वेश्चन। विकृत का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? विकृत शंकु कहलाता है, अंतस्थ भाग कहलाता है, हाइलम कहलाता है, या नेफ्रोम कहलाता है? इसका सही जवाब बताओ जल्दी फास्ट। इसका सही जवाब होगा हाइलम। क्या होगा? हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विकृत की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? आठवां प्रश्न देखिएगा, विकृत की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, अधिविर्षण, मूत्रभाग। क्या होगा इसका सही जवाब? फास्ट। तो इसका सही जवाब होगा नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। सही जवाब होगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होते हैं? अवरोही चाप में, हेनेल के चाप में, संग्राहक नलिका में, वोमेन संपुट में? इसका सही जवाब क्या होगा? फास्ट दो जवाब। इसका सही जवाब वोमेन संपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न, इनमें से कौन से सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है? संग्राहक नलिका, हेनले का चाप, सामान्य संग्राहक नली, अवरोही चाप। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? आने वाले क्वेश्चन है सामान्य संग्राहक नली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11वां प्रश्न, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, अमोनिया के कारण, यूरिया के कारण, यूरिक अम्ल के कारण? क्या होना चाहिए जवाब इसका सही? इसका सही जवाब यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। चलिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखने हैं। सभी लोग वीडियो को जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं उसको शेयर करें दोस्तों में, और इसको वीडियो को देखने के लिए कहें, क्योंकि जितना ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे जितना उनको मदद मिलेगा आपकी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? कृत्रिम यकृत, कृत्रिम विषण, कृत्रिम विकृत, या कृत्रिम ग्रंथि का? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कृत्रिम विकृत होता है। डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? कृत्रिम विकृत का जैसा कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मानव मूत्र तंत्र के दिए गए चिन्हित स्थानों का रचना करें। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए?
इसका सही जवाब होगा क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा आपका मूत्राशय। क्या होगा? मूत्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां प्रश्न है। क्या कहता है देखिएगा, मानव शरीर में विकृत किस स्थान पर अवस्थित होता है? बछगुआ के पृष्ठीय तल से केशुरक रुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठीय तल में केशुरक दंड के दोनों ओर, या उदर गुहा के पृष्ठीय तल के केशुरक की बाईं ओर, बछगुआ के पृष्ठीय तल से केशुरक की बाईं ओर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? फास्ट आंसर दीजिए। इसका सही जवाब हो उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर केशुरक दंड के दोनों ओर होता है, केशुरक के दोनों ओर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मूत्रवाहिनी विकृत के किस भाग से बाहर निकलता है? शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से, निश्चित स्थानों से नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा आपका हाइलम से। मूत्रवाहिनी विकृत के किस भाग से बाहर निकलता है? तो हाइलम से निकलता है। कहां से निकलता है? हाइलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? मूत्राशय से, मूत्रभाग से, मूत्रवाहिनी से, मूत्राशय के ट्राइगोन से। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा मूत्रमार्ग से निकलता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? तो खुलता है आपका मूत्र मार्ग खुलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न, विकृत बाहर से संयोजी ऊतक का तथा आरेखित पेशियों से बिना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? तो कैप्सूल कहलाता है, या कार्टेक्स कहलाता है, या मेडुला, या नेफ्रॉन। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। कैप्सूल होगा। क्या होगा? कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक मानव विकृत में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है लगभग 10, लगभग 100, लगभग 10,000, लगभग 10 लाख। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? फास्ट आंसर दो। इसका सही जवाब होगा 10 लाख। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या कहलाता है? प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या कहलाता है? तो बोमेन संपुट, या गोले मेरुलस, या अधिरोही चाप, या संग्राहक नलिका। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा बोमेन संपुट कहलाता है। क्या कहलाता है रचना? बोमेन संपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां प्रश्न, इनमें से कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? इसका सही जवाब सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है उपस्थित। मानव के मूत्र में जल होता है, यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? लगभग 96%, लगभग 2%, लगभग 4%, लगभग 60%। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा आपका होगा लगभग 2% ही मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होता है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां प्रश्न देखिएगा, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है, कोशिका डायलिसिस कहलाती है, डायलाइजर कहलाती है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? फास्ट रसगुल्ले, जल्दी। हीमोडायलिसिस होगा। क्या होगा? हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधे में गैसों का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? रंध्रों द्वारा, बात रंध्रों से, या कोख और दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा दोनों से, रंध्रों से भी, बात रंध्रों से, इनमें से दोनों होगा। नेक्स्ट देखना क्या है, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों का निष्कासन किस क्रिया के उपयोग से होता है? प्रासरण से, विसर्जन से, बाष्पोत्सर्जन से, परिवहन से। क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए क्रिया का उपयोग होता है विसरण माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है? विसरण। नेक्स्ट, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, पौधे में पाए जाने वाले गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ क्या कहलाते हैं? लैक्टेस, या रेजिन, या गोंद, या टेनिन। तो आपको पता है गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आपको पता होगा इसका आंसर होगा लेटेक्स। लेटेक्स। नेक्स्ट देखिए, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इनमें से सभी। तो ये सभी में आपको लेटेक्स पाए जाते हैं, उसमें दूधिया रंग का होता है, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय।
नियंत्रण एवं समन्वय। इसका ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन है पौधे में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, क्या है ऑप्शन आपके पास, तंत्रिका तंत्र, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण, तो इसका क्या होगा जवाब, इसका सही जवाब होगा तंत्रिका नियंत्रण होगा। पौधे में नहीं पाया जाता, तंत्रिका नियंत्रण नहीं पाया जाता है, किसमें, पौधे में। नेक्स्ट, वायु उद्दीपन के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब अनुवर्तनीय गति, अनुवर्तनीय गति। फ्रेंड्स, आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर दोस्तों में जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों को भी लाभ हो जो आपके मैट्रिक एग्जाम देने वाले बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा पाए। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन के प्रदर्शित करते हैं, जड़, तने का शीर्ष भाग, पत्तियां, खो गो दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा खो और गो दोनों। क्या होगा, खो और गो, तने के शीर्ष भाग और पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्राग नलिका के बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करता है, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, जलानुवर्तन। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा रासायनिक अनुवर्तन होता है। तो प्राग नली के बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करता है रासायनिक अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौधे में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, जड़, तना, पत्तियां, फूल। तो इसका सही जवाब होगा आपका जड़ गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है जड़ में, स्तंभ शीर्ष में, पत्तियों में, फल में। इसका सही जवाब होगा स्तंभ शीर्ष में होता है ऑक्सीजन का संश्लेषण। नेक्स्ट देखिए, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन है आपके पास, स्तंभ शीर्ष पर, जड़ों में, भ्रूणपोष में, या खो और गो दोनों में। इसका सही जवाब होगा खो और गो दोनों में होता है। कहाँ, खो और गो, जड़ों में भी, भ्रूणपोष में भी होता है साइटोकाइनिन का संश्लेषण। नेक्स्ट देखिएगा, 8वां प्रश्न, कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं, एब्सिसिक एसिड में, साइटोकाइनिन में, ऑक्सीजन में, या इनमें से सभी। कोशिका दीर्घन क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन में। कोशिका दीर्घन द्वारा तने का वृद्धि करता है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सब ये सारे प्रश्न आपके लिए VVI है, क्योंकि यहां से करीब 2 या 3 प्रश्न जरूर होंगे। किस पादप हार्मोन के उपयोग में बृहत आकार के फलों और फूलों का उत्पादन किया जाता है। किस पादप हार्मोन का उपयोग से बृहत आकार के फलों और फूलों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब है जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन क्या होगा। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। गैस के रूप में सबसे एकमात्र ऐसा गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है वह पादप में, वो है, उसका नाम क्या होना चाहिए, एथिलीन। क्या होगा, एथिलीन। नेक्स्ट देखिएगा, 11वां प्रश्न, किस पादप हार्मोन के पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलग्न हो जाएगा। किस पादप हार्मोन के पौधे से छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलग्न हो जाएगा। ऑप्शन है एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, या जिब्रेलिन्स। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, आपको पता है एब्सिसिक अम्ल होगा, एसिड इसका काम को हम लोग कहते हैं, इसको डालने से ही पत्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन के अवरुद्ध करता है। तो आपको पता है अवरुद्ध करने वाला एक ही है एब्सिसिक अम्ल, जिसे हम लोग पत्तियों का विलग्न करने का काम भी करता है एब्सिसिक अम्ल। यहाँ भी आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल, यहाँ भी होगा एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पत्तियां अधिक समय तक हरी ताजी बनी रहती है, ऑक्सीजन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, जिब्रेलिन के कारण, एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो आपको पता है कि साइटोकाइनिन के कारण ही पत्तियां हरी और ताजी बनी रहती है। नेक्स्ट देखिएगा 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जिनार्थ को रोकते हैं और क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा आपका साइटोकाइनिन। क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है कौन, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखिएगा 15वां प्रश्न, सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है। न्यूरॉन,
नेफ्रॉन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका न्यूरॉन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है? एक्सॉन, डेंड्राइट्स, माइलिन शीथ या न्यूरिलेमा। इसका सही जवाब होगा आपका डेंड्राइट्स होगा। चालन साइटोन की ओर करता है कौन? डेंड्राइट्स। नेक्स्ट देखिएगा 17वां प्रश्न, वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन के दूसरे न्यूरॉन से डेंड्राइट में पहुंचाती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा एसिटाइल कोलिन। क्या कहलाएगा? एसिटाइल कोलिन कहलाएगा। सेरिब्रम तथा डाइएनसेफ्लॉन भाग है। सेरिब्रम और डाइसेफ्लॉन भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। नेक्स्ट देखिए, तंतुमय संयोजी ऊतक को बनी एक झिल्ली से मस्तिष्क के चारों ओर से घिरे रहती है क्या कहलाती है? तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली से मस्तिष्क की चारों ओर घिरी रहती है क्या कहलाती है? गायरस, सेल्कस, मेनिजिजी या क्रेनियन। क्रेनियम क्या होगा ऑप्शन? इसका सही जवाब होगा मेनिजीज कहलाता है। मस्तिष्क के चारों ओर से घिरे रहती है क्या कहलाती है? मेनिजीज। नेक्स्ट देखिएगा 20वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो इसका सही जवाब हम बता देते हैं। इसका सही जवाब सेरिब्रम करता है। सेरिबेलम कौन करता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? बार बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है ये। मास्टर ग्रंथि कहलाता है थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी, अंडाशय। तो पिट्यूटरी होगा। इसे मास्टर ग्रंथि या इसे सबसे छोटी ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नांकित में किसका स्राव होता है? पिट्यूटरी का या थायराइड का या पैराथायराइड का या एड्रिनल का। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है एड्रिनल। लड़ो और उड़ो का नाम से भी जाना जाता है ये। किस हार्मोन को अधिक स्रावित से जाइगेटिज्म नामक रोग हो सकता है? वृद्धि हार्मोन या ग्लूकोकार्टिकॉइड्स या लिंग हार्मोन या एपिनेफ्रिन के कारण। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा वृद्धि हार्मोन के कारण। नेक्स्ट देखिए, वह स्थान जहां पर एक एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब सिनेप्स। क्या कहलाता है? सिनेप्स। नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। 2 से 4 बार वीडियो को अच्छे से वॉच करें क्योंकि एक बार से आपको याद नहीं हो सकता है। तो 2-3 बार जरूर देखें जिससे याद हो जाए पूरी तरह से। जितना अच्छा से याद करके जाएंगे एग्जाम में उतना ही अच्छे आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में लिखने का नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव गोला करने के लिए आता है, जिससे आपको क्या होगा, आपकी पकड़ अच्छी होगी। जब जितना बार देखेंगे तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर भी। मानव देखिए, चलिए 25वां प्रश्न करते हैं। मानव खोपड़ी का वह भाग जो वहां मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है? मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है? क्रेनियम, सिनेप्स, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा क्रेनियम। क्या कहलाएगा? क्रेनियम। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? 800 ml, 1100 ml, 1650 या 1900 ml। तो ये आपको पता है कितना वजन होता है? तो बताइए। आयतन के अनुसार होगा 1100 ml। देखिएगा, रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा मेडुला एबलगंटाओ के द्वारा। मेडुला एबलगंटाओ के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? पैराथायराइड ग्रंथि, नर ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा व्रूनर ग्रंथि होगा। पैराथायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंडाशय भी है, अंतःस्रावी वृषण भी। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका लैंगरहैंस की दीपिकाओं का। लैंगरहैंस दीपिकाओं का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चैप्टर का नाम है जनन। क्या है? जनन। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जनन। जनन देखिएगा, कथन निम्नलिखित में उपविशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है?
अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग इसको। इसका सही जवाब क्या होगा? युग्मकों का निर्माण अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है। क्या होगा? युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका का विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका का विभाजन होता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा समसूत्री कोशिका विभाजन और होगा असमसूत्री कोशिका विभाजन। इसका सही जवाब होगा खो और गो दोनों, खो और गो दोनों होगा, खो और गो दोनों होगा। नेक्स्ट देखिए, इष्ट में समानता अलैंगिक जनन होता है। इष्ट में समानता अलैंगिक जनन होता है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बहुकोषीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है, बहुकोषीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है इष्ट, पैरामीशियम, अमीबा, हाइड्रा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हाइड्रा। नेक्स्ट देखिएगा, बीजाणु जनन अलैंगिक, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का मुख्य विधि क्या है? कवकों में, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? तो बीजाणु जनन अलैंगिक जनन में होता है कवकों में। किसमें होता है? कवकों में। नेक्स्ट देखिएगा, कैलस का निर्माण होता है किसमें? लैंगिक जनन में, बीजाणु जनन में, या मुकुलन में, या उत्तक संवर्धन में। इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तक संवर्धन में होता है, उत्तक संवर्धन में। नेक्स्ट देखिएगा, वाह्य दल एवं दलपुंज को क्या कहा जाता है? आवश्यक अंग, सहायक अंग, एकलिंगी संरचना या दुलिंगी संरचना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब सहायक अंग कहलाता है। बाह्य दल एवं दलपुंज को क्या कहा जाता है? सहायक अंग। अगले नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, या दलपुंज कहते हैं, या वाह्य दलपुंज कहते हैं, या पुंगंग कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब पुंगंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? पौधों के मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जयांग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, वीडियो को अच्छे से वॉच कर ले, देख ले, याद कर ले अच्छे से। एग्जाम में सारे प्रश्न यहीं से रहेंगे, देखना। अंडाशय के भीतर पाया जाता है वर्तिका, वर्तिक्राग, बीजांड, इनमें से सभी। तो अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, आपको पता है, इसके बीजांड होते हैं। अंडाशय के भीतर क्या पाए जाते हैं? बीजांड। नेक्स्ट देखिएगा, 11वां प्रश्न क्या कहता है? भ्रूण कोश के अवस्थित रहता है कहाँ? प्राकोश में, वृंत में, बीजांड में, या दलपुंज में। तो इसका सही जवाब होगा बीजांड में उपस्थित रहता है। भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहते हैं? तो बीजांड में। नेक्स्ट देखिएगा, परागकणों को एवं परागकण से निकलकर पुष्प के वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाता है? परागन, निषेचन, विखंडन, मुकुलन। तो आपको पता है, इसका सही जवाब होगा परागन होगा। क्या होगा? परागन। नेक्स्ट देखिए, स्वपरागन किन पौधों में संभव है? स्वपरागन किन पौधों में संभव है? एकलिंगी में, केवल उभयलिंगी में, किसी प्रकार के पौधे में नहीं, पौधे में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा केवल उभयलिंगी पौधे में। स्वपरागन किन पौधों में संभव है? केवल उभयलिंगी पौधों में। नेक्स्ट देखिएगा, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है, क्या बनता है? नर युग्मक, मादा युग्मक, भ्रूणकोश या भ्रूण। तो आपको पता है निषेचन के बाद विभाजित होकर क्या बनता है? तो इसका सही जवाब होगा भ्रूण। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन शुक्राणु का संग्रह स्थान जहां पर शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनाता है क्या कहलाता है? वृषण, या शुक्र जनन नलिकाएं, या अधिवृषण, या शुक्र वाहिका। तो इसका सही जवाब होगा आपका अधिवृषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिवृषण। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है मादा की योनि में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, या फ्लोपिन नलिका में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बार बार। फ्लोपिन नलिका में मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहा होता है? फ्लोपिन नलिका में। नेक्स्ट देखिएगा, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, फ्लोपिन नलिका में, नारी के योनि में, ग्रीवा में। तो आपको पता है इसका सही जवाब होगा गर्भाशय में। नेक्स्ट देखिएगा, 18वां प्रश्न कहता है कि किस स्थिति में कार्पस लुटियम सक्रिय हो रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है? तो आपका इसका सही जवाब होगा अंडाणु के निषेचित होने के बाद ही होता है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स एक लैंगिक जनन संचारित रोग है। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक सरल विधि का नाम बताएं। तो आपका क्या होगा? डायफ्राम, या कॉपर्टी, लूप, या कंडोम। सरल विधि क्या होगा? तो सरल विधि आपका है कंडोम। नेक्स्ट देखिएगा कि जनसंख्या
कि नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्जिकल विधि क्या है? कॉपर्टी, स्त्री नसबंदी, लूप या पुरुष नसबंदी? तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? स्त्री नसबंदी। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों को अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि बताइए। यांत्रिक, कंडोम, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी या कॉपर्टी? तो इसका सही जवाब होगा कॉपर्टी। यहाँ पर है यांत्रिक विधि, सरल यांत्रिक विधि बोलेगा तो कॉपर्टी, और सर्जिकल विधि बोलेगा तो स्त्री नसबंदी, और यहाँ पर कहेगा पुरुष के ऊपर उपयोग किया जाने एक सरल विधि होगा कंडोम, और यहाँ पर आपका पूछा लैंगिक जनन संचारी रोग है तो इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिएगा, लैंगिक जनन संचारी रोग हर्पिस है। 23 नंबर का देखिएगा यहाँ से, लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस क्या है? तो हर्पिस एक वायरस जनित रोग है। हर्पिस क्या है? तो वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट देखिएगा, स्त्रियों में मूत्र जनन नलिकाओं को रोग ट्राइकोमोनियसिस है, क्या है? ये पूछता है एग्जाम में, इसका जवाब होगा प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट देखिएगा 25वां प्रश्न, हम लोग 25वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन स्त्रियों को बाह्य जननेंद्रियों है? तो वल्वक या भग या हाइमेन या योनि, ग्रीवा या सर्विसेक्स? तो आपको पता है इसका सही जवाब होगा हाइमेन। क्या होगा? हाइमेन। नेक्स्ट देखिएगा, पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो शिखर भाग क्या कहलाता है? तो आपको पता है इसका शिखर भाग कहलाता है हाइमेन कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27वां प्रश्न देखिएगा, कहता है पुरुष के मैथुन अंग क्या कहलाते हैं? तो पुरुष के मैथुन अंग कहलाता है आपका शीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? शीशन। नर युग्मक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नर युग्मक क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। नर युग्मक क्या कहलाता है? तो अंडाणु या पित्तपिंड या वृषण या शुक्राणु? तो इसका सही जवाब शुक्राणु। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें और देख लें जरूर, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और अगला वीडियो मैं नेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी मोटिवेट हो कि अच्छे से अच्छे तैयारी करके जाए। कम समय आप लोग का। चलिए फ्रेंड्स,